नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 में अनूठे इंसान के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का जो प्रकार है वह प्रसंग वर्णन है। अनूठे इंसान, अनूठा का मतलब होता है अनूठा यानी कि निराला, इंसान यानी कि मनुष्य, तो निराला मनुष्य। यह प्रसंग जो है, यह प्रथम प्रसंग जो दिया गया है वह नेपोलियन बोनापार्ट का है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही सत्यवादी मनुष्य था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के शासक थे। पहले वह सेनापति थे, मगर क्रांति के बाद वह सम्राट बन गए। उसने फ्रांस के आसपास के कई देश भी उन्होंने जीत लिए थे। हम जानते हैं कि उन्होंने 1812 में रूस पर आक्रमण किया था, किंतु भयंकर ठंड की वजह से उनके कई सारे सैनिक जो है वह मारे गए, वह अकेले पड़ गए। आखिर में उन्हें वापस लौटना पड़ा था। तो ऐसे महान देश के शासक नेपोलियन बोनापार्ट एक सत्यवादी इंसान थे। उन्होंने 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी बुरी तरह से पराजय हुई थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना टापू में रखा गया था। जब उनकी बुरी तरह से पराजय हुई तब सेंट हेलेना टापू में उन्हें 6 वर्ष तक उन्हें बंदी बनाकर जीना पड़ा था और वहाँ पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे नेपोलियन की गिनती विश्व के एक महान सैनिकों में की जाती है। विद्यार्थी मित्र, कई प्रसंग ऐसे होते हैं कि सत्य के आधार पर ही ये उनकी तुलना होती है। हमारे सामने भी कुछ ऐसा ही है। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे बचपन से ही माता पिता के द्वारा उन्हें सत्य बोलने की प्रेरणा मिली थी, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें कहा है। इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग में फ्रांस के महान शासक जो नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान के बारे में उन्होंने बताया गया है। तो आज हम नेपोलियन बोनापार्ट का जो यह प्रसंग है आपके सामने रखने जा रही हूँ। हमेशा जीवन में किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी हमें सत्य बोलना नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा इस प्रसंग में हमें प्रेरणा दी गई है। नेपोलियन बोनापार्ट की एक बहन थी जिसका नाम था इलाइजा। दोनों भाई बहन बचपन से ही एक ही माता पिता द्वारा उन्हें संस्कार मिले हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन में बहुत ही अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कहा जाता है कि नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन को बचपन से सत्य बोलने की प्रेरणा मिली हुई थी। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। जब बचपन होता है, छोटे बच्चे होते हैं हम, तो तरह तरह की खिलौने, तरह तरह की हम बातें करते हैं और खेल भी खेलते हैं। उसी प्रकार बचपन का यह प्रसंग जो है नेपोलियन का, उसमें कहा गया है कि एक दिन नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहा था। आँख मिचौनी का खेल यानी कि लुका छुपी का खेल। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। क्या हुआ कि लुका छुपी का खेल जो होता है उसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वह छिप जाता है और दूसरा उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा होता है। उसी प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन इलाइजा
जब यह खेल खेल रहे थे तो उसकी बहन इलाइजा वह कहीं जाकर दूर छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। दौड़ते दौड़ते नेपोलियन एक अचानक यानी कि एकाएक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। सुबह का समय था जब हर एक व्यक्ति अपने व्यापार करने के लिए निकल पड़ता है। उसी प्रकार एक लड़की भी एक अपनी टोकरी में अमरूद यानी कि पेरू लेकर वह अपना व्यापार करने के लिए जा रही थी। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि नेपोलियन यह लड़की से जा टकराया। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। क्या हुआ कि जब नेपोलियन उस लड़की से जा टकराया तो उस लड़की के सिर पर जो अमरूद की भरी टोकरी थी वह नीचे जा गिरी और उसकी वजह से उस लड़की के सारे अमरूद थे वह नीचे गिर पड़े। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। अब रास्ते में तो गंदगी भी होती है, कीचड़ भी होता है। नेपोलियन की टकराने से क्या हुआ कि उस लड़की के सिर पर जो टोकरी थी अमरूद भरी वह नीचे कीचड़ में गिर गई और सारे अमरूद खराब हो गए। अब उस लड़की का तो दिन खराब हो गया। वह जोर जोर से रोने लगी और वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। उस लड़की को बहुत ही चिंता होने लगी। वह कहने लगी कि मेरे सारे अमरूद तो खराब हो गए। अब मैं घर जाकर अब माँ यानी कि मेरी माँ मुझसे पैसे मांगेगी कि तूने सारा दिन व्यापार किया है तो मुझे पैसे दे, या तूने क्या कमाया। तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी कि मेरे सारे अमरूद तो किसी ने खराब कर दिए थे। मैं अब माँ से क्या कहूँगी। वह रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। देखो, एक और हमने कहा कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरी ओर क्या हुआ कि नेपोलियन की बहन जो थी इलाइजा वह अपने भैया से कहने लगी, अपने भैया से गलती हुई थी। उस लड़की की जो अमरूद भरी टोकरी का नुकसान नेपोलियन की वजह से हुआ था, लेकिन फिर भी इलाइजा ने अपने भैया से क्या सीख दी कि भैया इस लड़की को यहाँ पर रहने दो और हम यहाँ से भाग चलते हैं, ताकि हमें इस लड़की का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई न करनी पड़े। लेकिन ऐसा भला होता है क्या? नेपोलियन तो सत्यवादी था। वह उस तरह तो इस लड़की को भेज नहीं सकता था। इलाइजा के कहने पर भी नेपोलियन उसकी अपनी बहन की बात नहीं माना। उसने अपनी बहन इलाइजा से कह दिया कि नहीं बहन, हमारे कारण ते इसकी हानि हुई है। नेपोलियन ने अपनी बहन से स्पष्ट जवाब दे दिया कि नहीं बहन, हमें इस लड़की को यहाँ से इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे कारण ही इसकी हानि यानी कि नुकसान हुआ है। अगर हम न दौड़ते, इधर उधर न दौड़ते तो इस लड़की से मैं न टकराता और न टकराने की वजह से उसके जो माथे पर टोकरी न गिरती। लेकिन मेरे टकराने से इस लड़की के सिर पर से टोकरी नीचे गिर पड़ी है और इसके सारे अमरूद खराब हो गए हैं, तो इसका नुकसान भी हमारे कारण ही हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने अपनी जेब में से 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। अगर नेपोलियन की जगह कोई और लड़का होता तो ऐसा न करता। नेपोलियन की जगह अगर और लड़का होता तो वह क्या करता? उस लड़की को वहाँ छोड़कर वहाँ से भाग जाता।
लेकिन नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया। नेपोलियन ने तो क्या किया पता है आपको? इस लड़की को यानी कि नेपोलियन की माँ हर महीने अपने बच्चे यानी कि इलाइजा और नेपोलियन दोनों बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे देती थी। जेब खर्च के लिए पैसे यानी कि हमें महीने भर के माता पिता पैसे दे देते हैं कि 10 रुपये या 20 रुपये यह आपको महीने यानी पूरे महीने चलाना है, इसमें से आपको जो भी लाना है वह लाना, लेकिन फिर दूसरी बार हमारे पास न मांगना। तो जेब खर्च के लिए जो पैसे देते थे उसमें से नेपोलियन के पास सिर्फ 3 छोटे सिक्के बचे थे। अब नेपोलियन ने क्या किया कि उस लड़की का जब नुकसान हुआ था तो नेपोलियन ने अपने जो 3 छोटे सिक्के थे वह उस लड़की यानी कि जो वह जा टकराई थी उसको उन्होंने नेपोलियन ने 3 सिक्के थे वह दे दिए और कहा कि बहन ये मेरे पास 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। मेरे पास 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो, तुम रख लो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान मेरे कारण ही हुआ है। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? उस लड़की ने क्या कहा कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? सही बात है, उस लड़की की जो टोकरी थी वह 3 सिक्कों से ज़्यादा अमरूद थे, उसमें 3 सिक्कों के नहीं थे। तो उस लड़की ने स्पष्ट जवाब दिया नेपोलियन से कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरे अमरूद तो कई सारे थे, 3 सिक्कों के नहीं थे, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। उस लड़की ने बहुत ही करुणा भाव से कहा कि मेरे अमरूद 3 सिक्के के नहीं थे, इन 3 सिक्कों का मैं क्या करूं? अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे बहुत ही मारेंगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन ने क्या कहा? पहले तो उन्हें 3 सिक्के देने का प्रयत्न किया, लेकिन उस लड़की ने जब मना किया कि मेरे जो सारे अमरूद थे वह 3 सिक्कों के नहीं थे, मैं जब घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे बहुत ही पीटेंगी, अब मैं क्या करूं? और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ से नेपोलियन का हृदय भी एकदम द्रवित हो उठा। तो उन्होंने उस लड़की से क्या कहा पता है कि अच्छा तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, और मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी माँ से मैं तुम्हें और पैसे दिलवा देता हूँ। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। दूसरी ओर नेपोलियन की जो बहन थी इलाइजा, उसने अपने भैया से क्या कहा कि भैया रहने दो, इस लड़की को यहाँ पर ही रहने दो, आप इसे घर क्यों ले जा रहे हो? अगर आप घर ले जाओगे तो माँ आप पर नाराज हो जाएंगी और आप पर गुस्सा करेंगी। इलाइजा ने अपने भैया से ऐसी सलाह दी, लेकिन नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। क्या किया नेपोलियन ने? अपनी बहन इलाइजा की बिल्कुल बात उसने मानी नहीं और अपनी सत्य के राह पर चलते हुए अपनी भूल को सुधारने के लिए नेपोलियन वह लड़की को अपने घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। इलाइजा और नेपोलियन दोनों भाई बहन उस लड़की को लेकर अपने घर जाते हैं। घर जाकर नेपोलियन ने पूरी बात अपनी माँ से बता दी कि माँ जब मैं इलाइजा के साथ हम दोनों भाई बहन लुका छुपी का खेल खेल रहे थे, तब यह लड़की अपनी अमरूद बेचने के टोकरी में लेकर अमरूद बेचने के लिए जा रही थी और भूल से मैं इसे टकरा गया। यह मेरी गलती थी और मेरी गलती की वजह से इस लड़की के सारे अमरूद जो थे वह कीचड़ में गिर पड़े।
मैंने उसे मेरे पास जो 3 सिक्के थे वह उसे दिए, लेकिन यह उसके जो अमरूद थे वह 3 सिक्के के नहीं थे। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ मेरे साथ घर लेकर आया हूँ। आप ऐसा कीजिए कि जो आप मुझे जेब खर्च देती है ना, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने अपनी माँ से क्या कहा कि आप मुझे महीने भर का जो जेब खर्च देती है ना, उसमें से सारे पैसे इस लड़की को दे दीजिए। अब विद्यार्थी मित्र, आपको पता है ना कि महीने भर का जेब खर्च अगर नेपोलियन का जो जेब खर्च था वह उस लड़की को दिया जाएगा तो फिर नेपोलियन महीने भर उसे पैसे मिलने वाले नहीं था। नेपोलियन को पैसे मिलने वाले नहीं थे, यह बात नेपोलियन बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी ईमानदारी को न छोड़ी, अपनी सत्यवादी को न छोड़ा और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को देने के लिए माँ से कह दिया। माँ भी बहुत खुश हो गई, अपने बच्चे की ईमानदारी और सत्यता पर बहुत ही खुश हो गई और बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। माँ भी कहने लगी कि ठीक है नेपोलियन, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें एक महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन की माँ ने उस लड़की को नेपोलियन की जेब खर्च के पैसे देने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे पैसे दे तो देती हूँ, लेकिन याद रखना कि 1 महीने तक तुम्हें बिल्कुल पैसे मिलने वाले नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो 1 महीने तक ऐसा ही चलना पड़ेगा। ऐसा नेपोलियन की माँ ने नेपोलियन से स्पष्ट कह दिया। नुकसान तो नेपोलियन का होने वाला था, लेकिन फिर भी उसे खुशी थी कि मेरे कारण हुई हानि यानी कि मेरे कारण हुई नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी। इसीलिए उस बात की उसे नेपोलियन की खुशी थी। नेपोलियन ने भी कहा कि ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन ने भी अपनी माँ से कह दिया कि ठीक है माँ, तुम मेरे पैसे जो जेब खर्च के पैसे थे वह उसे दे दो, मुझे महीने भर के लिए पैसे नहीं चाहिए। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। माँ ने महीने भर की जो जेब खर्च के नेपोलियन के 2 बड़े सिक्के थे वह उस लड़की को दे दिए, यानी कि टोटल उस लड़की के पहले भी नेपोलियन ने 3 सिक्के तो दिए थे, फिर उसकी माँ से उसने 2 सिक्के और दिलवाए, तो उस लड़की की तो नुकसान की भरपाई तो हो गई और वह खुश हो गई कि आज का जो मेरा यानी कि नुकसान हुआ था किसी और की वजह से वह भरपाई हो गया। अब मेरी माँ मुझे नहीं मारेंगी। और नेपोलियन भी खुश हो गया क्योंकि उसे भी हृदय से शांति मिल गई। उसे भी वह खुश हो गया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे कारण किसी का नुकसान नहीं हुआ। खुशी खुशी वह लड़की भी अपने पैसे लेकर घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत यानी कि विचित्र अनोखा आनंद आया। विद्यार्थी मित्र कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमें सजा मिलती है लेकिन उस सजा के बदले में अगर किसी का भला होता है तो उस सजा में यानी कि सत्य के राह पर चलने वाला यह पथ होता है, रास्ता होता है, तो उस सजा में भी हमें आनंद मिलता है। नेपोलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसे सजा धक्का देने की सजा तो मिली, क्योंकि धक्का देने की सजा उसे क्या मिली कि उसे महीने भर के लिए उसे पैसे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन उस सजा में भी नेपोलियन को अद्भुत अनोखा आनंद मिला। क्यों कि उसके कारण हुआ जो नुकसान था वह भरपाई हो गया, इसका उसे बहुत ही आनंद था। वास्तव में
नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। पथ यानी कि रास्ता। तो उसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट सच पर यानी कि सच के रास्ते पर चलने वाला पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही ऐसे उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। तो ऐसे महान शासक जो थे नेपोलियन बोनापार्ट, आगे चलकर नेपोलियन, बचपन से नेपोलियन यानी कि ऐसे उच्च विचार वाले पथ पर यानी कि सच के रास्ते पर चलने वाले नेपोलियन खुद पर ही दृढ़ विश्वास रखने वाला और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर महान व्यक्ति बन सकता है। तो विद्यार्थी मित्र, ऐसे अनूठे इंसान के बारे में आपने, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से जाना। तो इस पर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सत्य का ही राह चलना, सत्य के पथ पर ही चलना चाहिए। क्योंकि सत्य के पथ पर चलने से थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, लेकिन उसमें हमें आनंद भी मिलता है। जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी सजा भुगतने का आनंद मिला था, सजा तो मिली थी लेकिन दूसरी ओर उसे सत्य बोला, इसका आनंद भी हुआ था। उसी प्रकार हमें भी हमेशा सत्य के राह पर ही चलना चाहिए, ऐसा हमें इस प्रसंग में कहा गया है। तो ऐसे थे हमारे फ्रांस देश के शासक जो थे, वह बहुत बड़े सेनापति थे, नेपोलियन बोनापार्ट। विद्यार्थी मित्र, आज हमने एक बात अनूठे इंसान यानी कि अनूठा निराला जो इंसान होता है उसमें यह बात आपने सत्य हमेशा बोलना चाहिए, यह आपने सीखा। अब हमारे सामने जो दूसरा प्रसंग है, प्रथम प्रसंग था जो नेपोलियन बोनापार्ट, अब हमारे सामने अनूठे इंसान में दूसरा जो प्रसंग है यह है सच्चा दान। सच्चा दान किसे कहते हैं? तो कोई व्यक्ति होता है जो जीवरों का दान करता है, कोई विद्या का दान करता है, कोई त्याग का दान करता है। तो दान तो कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर दान करके हम किसी के सामने प्रकट करें तो उस दान को दान नहीं कहा जाता। कहते हैं ना कि दान जो करता है व्यक्ति, किसी को देने की हमारी अगर भावना होती है तो दाएं हाथ से अगर दे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा दान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने सच्चा दान किसे कहा है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप तो जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश की स्वतंत्रता को लेकर कई तरह के सत्याग्रह भी किए, कई तरह की मुश्किलें भी उन्होंने झेली है, आंदोलन भी उन्होंने चलाए हैं। ऐसे महान व्यक्ति जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने वाले, कई उन्होंने सदियों तक उन्होंने गुलामी में भोगने वाले भारत को स्वतंत्रता भी उन्होंने दिलाई है। तो ऐसे महान व्यक्ति ने हिंदू और मुसलमान की एकता को भी ध्यान में रखा है। साथ ही साथ महान यानी कि गांधी जी ने जो उनके जो पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जो पूरा नाम था, जन्म उनका 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का। माता पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हरिजनों की दुर्दशा सुधारने का भी भरसक प्रयत्न किया था। उन्होंने खादी प्रचार, ग्राम सुधार, स्त्री शिक्षा जैसे कई महान कार्य भी गांधी जी ने किए थे और हमारे देश के लिए उन्होंने सेवा की थी। गांधी जी हमेशा
सत्य, प्रेम और अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें सरलता और सादगी के मूर्ति थे। विद्यार्थी मित्र, गांधी जी हमेशा बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी ऐसे महान कार्य करने वाले और ऐसे महान प्रेरणा देने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत प्रणाम। आपने देखा कि प्रथम प्रसंग में नेपोलियन बोनापार्ट के पास से हमें हमारे अंदर हमेशा सच बोलने की प्रेरणा देता है, हमें हमेशा सच बोलने की भावना रखनी चाहिए, यह सिखाता है। और दूसरा जो प्रसंग है यह सच्चा दान किसे कहते हैं उसके बारे में गांधी जी ने हमें बताया है। विद्यार्थी मित्र, यह जो प्रसंग है यह मालबार केरल का प्रसंग यह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पर बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी और स्वतंत्रता के लिए कुछ राशि पूंजी जमा करनी थी, तो देश के लिए इतनी पूंजी नहीं थी कि वह उसे खर्च कर सके। तो महात्मा गांधी ने गांव-गांव फिरकर उन्होंने राशि पूंजी जमा करने का प्रयत्न किया था। तो यहाँ पर भी केरल का एक जो गांव यानी कि एक छोटा सा गांव है, बड़गरा नाम की यह एक गांव जो है, इसकी यह एक कहानी है। उस गांव में एक छोटी सी जो लड़की है कौमुदी, 14 वर्ष की यह लड़की की अपने देश के प्रति भावना, त्याग की भावना कैसी होती है उसे गांधी जी ने हमारे सामने उजागर किया है। तो होता है यह कि बड़गरा गांव में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जब सभा का आयोजन किया था तो गांधी जी ने सभा में सभी बहनों से, यानी कि सभी बहनें भाइयों भी यहाँ पर आए हुए थे सभा में, गांधी जी ने अपने शिष्टाचार और नम्रता से भाषण में सभी बहनों से अपने जेवर गहने की भीख मांगी। अब आपको पता है कि गांधी जी को तो गहने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रश्न यह होता है कि उन्होंने जेवरों को ही भीख क्यों मांगी। भीख यह शब्द उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, लेकिन भीख नहीं, यह तो देश के लिए उन्होंने जेवरों की जो भीख थी वह मांगी थी, वह अपने लिए नहीं कहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने यह शब्द का इस्तेमाल किया है कि सभी बहनों से उन्होंने नम्र विनंती की कि अपने जो जेवर है वह मुझे दे। विद्यार्थी मित्र, सोने चांदी के जो गहने होते हैं वह बहुत ही कीमती होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास मांगता है तो हम उसे नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर सोने चांदी के जो गहने होते हैं वह एक बार अगर आपके पास से चले जाते हैं या किसी को दे देते हैं तो फिर आप उसे जल्दी बनवा नहीं सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पर सभा में आई हुई सभी बहनें ने जो उन्हें दिए, लेकिन फिर भी सभा में कई वस्तुएं भी भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त कर गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया कि सभी बहनों से पहले जेवर की भीख मांगी, फिर धीरे धीरे करते करते एक एक वस्तु भी भेंट में मिलती गई। उसी प्रकार कई सारे जेवर, कई सारी वस्तुएं इकट्ठी हो गई। अब गांधी जी ने क्या किया पता है? उन वस्तुओं की नीलामी करने लगी। नीलाम करना यानी कि बोली लगाना।
अब उन लोगों की वस्तुएं थी, उन लोगों के जेवर थे, उसे ही गांधी जी नीलामी करने लगे यानी कि बोली लगाने लगे। आप भी जानते हैं कि एक वस्तु की कीमत नीलामी करना यानी कि एक वस्तु की कीमत 10,000 होती है, तो उसे अगर बोली लगाकर 11,000 या 12,000 भी बढ़ाया जाता है तो उसमें से ज़्यादा पैसे हमें मिलते हैं। तो गांधी जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने उस वस्तु की नीलामी करने लगे और जब वह नीलामी करने लगे थे उसी समय कौमुदी नाम की एक 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे मंच पर चढ़ आई। गांधी जी जब यह सारी वस्तुओं की नीलामी करने लगे थे, बोली लगाने लगे थे, तो यहाँ पर मंच पर एक छोटी सी 16 वर्ष की जो कौमुदी नाम की एक कन्या धीरे धीरे मंच के सभा के मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसने गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? एक छोटी सी लड़की जो 16 वर्ष की थी, उसमें कितनी अपने देश के प्रति त्याग की भावना थी कि वह गांधी जी के पास जाकर अपने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतार दी और सोने की चूड़ी उतारकर उसने गांधी जी को दे दिया और कहा कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। हस्ताक्षर यानी कि सही। अब किसी के हस्ताक्षर की कीमत सोने की चूड़ी भी हो सकती है। आपको प्रश्न होगा, लेकिन फिर भी उस लड़की ने गांधी जी का हस्ताक्षर देने के लिए उसने अपनी सोने की चूड़ी दे दी। फिर गांधी जी ने हस्ताक्षर यानी कि गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। जैसे ही गांधी जी को उस लड़की ने सोने की चूड़ी दी तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि दूसरे हाथ से भी उसने अपनी हाथ की चूड़ी उतार दी और गांधी जी को दे दिया। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक ही चूड़ी में अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तू पागल हो गई है, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। अब विद्यार्थी मित्र देखिए कि सिर्फ हस्ताक्षर की बात नहीं थी। यह लड़की तो देश की सेवा करना चाहती थी। वह पूरी तरह से उसे पता था कि मैं अपने गहने अगर दूंगी तो मैं वापस लेने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस लड़की ने क्या कहा, अपने दोनों हाथ की चूड़ियाँ गांधी जी को दे दी और उसी तरह वह अपने देश की सेवा करना चाहती थी। गांधी जी ने उसे मना किया कि तुझे दोनों हाथ की चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक ही चूड़ी में अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार भी उतार लिया। देखिए, यह लड़की बिल्कुल भी बोले बिना, कुछ भी बोले बिना उसने दोनों हाथ की चूड़ियाँ तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ अपने गले में जो पहना हुआ स्वर्णहार यानी कि सोने का हार, वह भी उतार कर गांधी जी को दे दिया। अब इतने सारे सोने के गहने जो उन्हें यानी उस लड़की कौमुदी ने जो सारे सोने के गहने पहने हुए थे, वह सारे एक एक करके वह गांधी जी को देती गई। तो गांधी जी को भी प्रश्न हुआ। गांधी जी ने उस लड़की से पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? गांधी जी उस लड़की यानी कि वह लड़की जब गांधी जी को एक एक गहना देती गई तो गांधी जी ने उस लड़की से प्रश्न किया, क्योंकि अगर किसी को एक वस्तु दे तो को सही है, लेकिन अगर वह सारी चीज़ें देने लगी तो गांधी जी भी चिंता में आ गए। उसने उस लड़की से प्रश्न किया उन्होंने कि तुम यह सारे गहने जो मुझे दे रही हो
तो मुझे देने के लिए तुमने अपने माता पिता से आज्ञा, यानी कि तुमने अपने माता पिता से पूछा था कि मैं यह सारे गहने देने वाली हूँ। लेकिन फिर भी वह लड़की बिल्कुल कुछ बोली नहीं। गांधी जी से यह भी नहीं कहा कि मैंने मेरे माता पिता से आज्ञा ली है या नहीं, बिल्कुल कुछ बोली नहीं। और कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा। कौमुदी बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोली और उसने बिल्कुल भी कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ उत्तर देती उससे पहले ही उसने किसी सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने कहा कि इसके पिता तो यही है। क्या कहा कि आपको उससे उत्तर मांगने की जरूरत नहीं है, आप जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं इसके पिता तो यही है न। मानपत्रों की नीलामी में वह बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आपको, यानी कि कौमुदी के पास से उत्तर लेने की जरूरत नहीं है, इसके पिता तो आपके पास ही है जो मानपत्रों की बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब विद्यार्थी मित्र, जिसके पिता ही ऐसे सत्यवादी और त्याग की भावना अपने अंदर रखकर गांधी जी की मदद कर रहे थे, तो इस पिता की पुत्री ऐसी ही, यानी कि त्याग वाली ही होगी। तो उसी प्रकार किसी ने ऐसा जवाब दिया। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह मालूम है ना कि यह गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने कौमुदी से यह भी कहा कि बेटा, तुम्हें यह मालूम है ना कि सोने चांदी के गहने जो होते हैं हम एक बार बनवाते हैं, तो अगर हमारे पास नहीं रहते तो दूसरी बार बनवाने के लिए हम इसे दूसरी बार नहीं बनवा सकते। तो यह तुम जानती हो ना कि तुम अब कभी सोने चांदी के गहने नहीं पहन सकोगी और न बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी भी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ गांधी जी से कहा कि हाँ, मुझे पता है। उसने दृढ़तापूर्वक आत्मविश्वास के साथ उसने यह बात स्वीकार कर ली कि मुझे अपने देश से बहुत ही प्यार है, मुझे सोने चांदी गहने से कोई मतलब नहीं है, और अगर मुझे सोने चांदी के गहने पहनने को नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन मेरे देश के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसकी ऐसी त्याग की भावना, अपने जेवरों की त्याग की भावना, सच्चा दान देखकर गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण। त्याग यानी कि बलिदान। तो गांधी जी ने यह भी उसे हस्ताक्षर करने के बाद एक वाक्य लिख दिया कि तुमने जो जेवरों का त्याग का, जो आभूषण का जो त्याग किया है ना, वो तो तुमने किया ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हारा जो त्याग की जो तुम्हारे अंदर भावना है, यह तुम्हारा सच्चा आभूषण है। तो यह प्रसंग में सच्चा आभूषण यानी कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तुमने जेवरों का त्याग तो तुमने किया है, यह तो तुम्हारी बड़ी बात है, लेकिन तुमने जो जेवरों की, आभूषणों के ज़्यादा तुमने त्याग दिया है, तुम्हें पता है कि अब तुम गहने नहीं पहन सकोगी, यह तुमने त्याग किया है अपने देश के लिए, तो तुम्हें, यानी कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। और हमेशा यह प्रसंग में यह बात बताई गई है कि त्याग कोई भी हो, लेकिन हमेशा देश प्रेम से ही लगाव रखना चाहिए। तो इसी प्रकार यह प्रसंग में आपने देखा कि प्रथम प्रसंग में हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए। दूसरे प्रसंग में गांधी जी के द्वारा हमें यह प्रेरणा दी गई कि हम भारत देश के निवासी हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश पर हमें हमेशा उस देश के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ ही रहना चाहिए, ऐसी हमें यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि
अब आपको जो यह अनूठे इंसान जो पाठ है, इकाई है, उसका जो समानार्थी और विरोधी शब्द जो है यह आपको लिखना है। पाठ के आधार पर सत्य, असत्य, हानि यानी कि लाभ, सत्यवादी यानी कि असत्यवादी, सजा यानी कि माफी, खुश यानी कि नाखुश। तो विद्यार्थी मित्र, यह विरोधी विलोम शब्द भी पाठ के आधार पर है जो आपको लिखने हैं। आगे है शब्द समूह। हमेशा सत्य बोलने वाला, लुका छिपी का खेल यानी आँख मिचौनी, सोने का हार यानी स्वर्णहार, बोली लगाकर बेचना यानी नीलामी, दृढ़ निश्चय यानी कि संकल्प जो कि तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर आपको विरोधी शब्द और शब्द समूह भी लिखने हैं। धन्यवाद।